गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का जो आपका सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है, दैट इज मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन मीन्स टू डी मोशन, टू डायमेंशन मोशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेस्ट पे है तो वही ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मोशन में हो सकता है। जैसे एक ट्रेन में दो पर्सन चल रहे हैं, तो वो जो ट्रेन है, अगर उस ट्रेन में जो एक पर्सन बैठा है, अगर उस पर्सन को कोई बाहर प्लेटफॉर्म से देखेगा तो उस प्लेटफॉर्म वाले पर्सन को वो ट्रेन वाला पर्सन किसमें लगेगा, मोशन में लगेगा, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब प्लेटफॉर्म है। और उसी ट्रेन में उस पर्सन के पास में एक पर्सन बैठा है, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग वो वाला पर्सन उसे रेस्ट में लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन उस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, तो वहाँ पर जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ट्रेन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मोशंस एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो किसी और फ्रेम के अकॉर्डिंग भी रेस्ट पे ही लगे। ठीक है, उसके बाद में हमारी दो चीज़ें होती है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अंदर न्यूटन के लॉज फॉलो होते हैं। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो दूसरा नाम है वो एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसके अंदर एक्सीलरेशन होता है, तो वहाँ न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं होते। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब फोर्स एक्सटर्नल इसके अंदर क्या होता है, जीरो, तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो आप। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसके मोमेंटम में डेफिनेटली चेंज होगा। जैसे एक बॉल को मैंने थ्रो किया तो बॉल के पास मास भी है और बॉल के पास वेलोसिटी भी है, तो बॉल के पास मोमेंटम है। अब कुछ देर के बाद में बॉल रुक जाती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी कम होती है तो उसका मोमेंटम भी कम होता है, तो देयर इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एंड जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो कहता है कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। जैसे अगर मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूं तो दीवार भी मुझे पुश करती है, मैं दीवार को पुश करता हूं इधर, दीवार मुझे पुश करती है इधर। तो ये न्यूटन के तीन लॉ हैं। अगर फर्स्ट लॉ में फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो इसमें एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वहां पर न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। और अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तो उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पर न्यूटन के लॉ नहीं लगते। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक बॉल को ऊपर से छोड़ा, या सिंपल एक क्वेश्चन ले लो कि डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, और अगर मैं एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करता हूं और मैंने एक बॉल को थ्रो किया विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो बॉल उस दीवार को, दीवार है, उस दीवार को टच करके कितनी देर में टच करेगी, तो आप निकाल लोगे। वी नो दैट वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर आएगा, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 100 डिवाइड बाई में 10, कितना टाइम लगेगा उसको, 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ फॉलो होता है, मतलब हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है। अब मैंने क्या किया
इस केस को आप ऐसे भी समझ सकते हो, कंपैरिजन में आसान होगा कि जैसे एक ट्रेन खड़ी है, तो ये जो ट्रेन का बैक साइड, ट्रेन पीछे से ऐसी दिखती है, तो आपने एक बॉल को मारा, तो आपने बोला कि वो बॉल है वो ट्रेन को कितनी देर में टच करेगी, तो आपने बोला 10 सेकेंड में। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने फेंका, ड्राइवर ने ट्रेन को एक्सीलरेट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप ये फॉर्मूला, अब आपने तो सोचा कि डिस्टेंस कितना है, 100 है, बट उसने क्या कर दिया, एक्सीलरेट कर दिया। तो जब उसने एक्सीलरेट किया तो आपका टाइम 10 सेकेंड नहीं आएगा, मतलब देयर शुड बी एन एक्सीलरेशन, ट्रेन में एक्सीलरेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड एन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसके अंदर हमारा न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं हुए, क्योंकि टाइम तो हमारा कितना आना चाहिए था, 10 सेकेंड आना चाहिए था। तो वो जो ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल हमारे रह गए थे फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रिकॉल कर दिया। अब देखो, इसको एक ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, और तो आपने जब ऊपर फेंका उसको, तो आपको वेलोसिटी पता है, ठीक है, और आपने देखा कि ये मेरे हाथ में कितनी देर बाद में आ गई, ने टाइम नोट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अब आप स्कूटर पे बैठे हो, जैसे ही आपने बॉल को ऊपर फेंका आप आगे निकल गए, तो ठीक है, इसमें ये वाला जो फ्रेम है ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में एक बॉडी के दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स वाई सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। अब मोशन इन प्लेन पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए वेक्टर्स के बारे में। तो वी नो दैट देयर आर टू क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा वेट 70 kg है, तो 70 इज ए मैग्नीट्यूड, एक नंबर है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर क्वांटिटी में अगर आपको चेंज करना है तो आपको मैग्नीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, और अगर वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करना है तो आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हाँ, स्केलर क्वांटिटी को ऐड हम सिंपल अलजेब्रिक करते हैं, सिंपल अलजेब्रा से हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटी हमारी सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं हो सकती, उसके लिए वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर एडिशन, अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ, देखो ये एक वायर में करंट आ रहा है इधर ऐसे, और इसमें इधर करंट आ रहा है, ये 3 एम्पियर करंट आ रहा है, ये 7 एम्पियर करंट आ रहा है, तो मुझे यहाँ से कितना करंट मिलता है, 10 एम्पियर। तो मैंने क्या बोला, ये आई इसकी इक्वल हुआ I1 प्लस I2 बिकॉज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये सिंपल अलजेब्रा से आपने इसको ऐड किया। अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर एक बुक पड़ी है, इस बुक के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ये फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और ये फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस बुक के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो लग रहा है F1 प्लस F2 इक्वल टू 10 न्यूटन। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, स्केलर एडिशन किया है। यहाँ पर स्केलर एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। ये हम आगे करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो वेक्टर सम आएगा F1 एंड F2 का, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो बुक है ये इधर जाती है ऐसे, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो F1 का स्क्वायर कितना है, तो आंसर है 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 टाइम F1 कितना है 3 है, F2 कितना है 7 है, cos 90। यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये हो गया सारा फैक्टर, ये वाला 0 चला गया, और ये कितना बचा अंडर दी रूट 58। तो ये लगभग 7.5 के आसपास आएगा। तो आप देखो यहाँ कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, बट यहाँ कितना आ रहा है 7.5। तो ये वेक्टर्स का मतलब होता है। अब रिप्रेजेंटेशन, अब हम वेक्टर्स पे ही बात करेंगे।
स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर कौन सी होती है? जैसे आपको पता है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स रिप्रेजेंट, हम वेक्टर को कैसे करते हैं? तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे एरो से। ये जो है इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर और ये बोला जाता है टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन इधर, तो आपने ऐसे लिख दिया 10 न्यूटन। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन इधर, तो अब आप ऐसे लिख दोगे। आपको एरो थोड़ा बड़ा बनाना होगा क्योंकि ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड किसके, फोर्स का, ठीक है। तो ये हम ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है? जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो एक्सिस है एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से मैं पोजीशन मेजर करता हूं, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये बोर्ड का एक्स एक्सिस है, ये बोर्ड का वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बोला कि इस पार्टिकल का x कितना है, तो आंसर है इस पार्टिकल का x कितना है, तो इसको आपने बोल दिया x1। x1 इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस पार्टिकल का y कितना है, तो आंसर है इस पार्टिकल का y कितना है, ये इतना है y, ठीक है यहां तक। तो ये इसका y1 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब अगर मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है तो मुझे x कितना चलना पड़ेगा, x1, और फिर कितना चलना पड़ेगा, y1, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, कि आप यहां से सीधा चले जाओ। ये जो आप सीधा गए इसको आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर। जैसे मैंने इसको बोल दिया r1, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक टाइप से ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे गए तो डिस्टेंस हुआ, ऐसे गए तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल ने पोजीशन चेंज करके पार्टिकल कहां पहुंच गया, P पर। मेरा P पॉइंट यहां है फॉर एग्जांपल। तो अब इसका x तो इतना बदला, x इतना हो गया, तो इसका ये कोऑर्डिनेट हुआ x2, और y इसका इतना हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट हुआ y2, ठीक है। और ये दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे पहुंच गए यहाँ पे, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा r2, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो अगर यहां से यहां कनेक्ट करते हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये हमारे दोनों क्या बोले जाएंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। r1 एंड r2 इज द पोजीशन वेक्टर एंड r इज द हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपसे कोई बोल दे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो अगर मैं इस डायग्राम को यहां बनाता हूं, तो ये तो था मेरा r1, ये मेरा था r2, और ये पार्टिकल ऐसे आया r। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये एक वेक्टर है O A एंड D, ठीक है। देखो एक वेक्टर में होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर क्या होता है, सेम ऑर्डर ऐसे होता है, एक वेक्टर ऐसे है, जैसे एक पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर वो पार्टिकल इधर गया, तो आप ऐसे बनाओगे, फिर वो पार्टिकल ऊपर गया, ऐसे बनाओगे, फिर वो पार्टिकल इधर गया, ऐसे बनाओगे, फिर वो पार्टिकल इधर गया, ऐसे बनाओगे। इसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर। मतलब पहले वाले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वाले वेक्टर की टेल के साथ आएगा, देखो, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, एक पार्टिकल यहां से यहां गया, ठीक है, अब एक पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो ये अपोजिट ऑर्डर है, ठीक है। तो वेक्टर्स सेम ऑर्डर है, अपोजिट ऑर्डर। तो देखो यहां हम क्या करते हैं, ये रहा एरो, ये रही टेल, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर टेल कंबाइन हो रही है और यहाँ पे दोनों हेड आ रहे हैं, तो सेम ऑर्डर वाले ऐड होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे R1 ये साथ कौन जाएगा, R, ठीक है। अपोजिट ऑर्डर वाला क्या कर दो, माइनस, इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R2 माइनस में R1। ये आपको ध्यान रखना है कि सेम ऑर्डर वाले ऐड करने हैं, R1 प्लस R इक्वल टू R2 या R1 प्लस R माइनस R2 इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज R2 माइनस में R1, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। देखो वेक्टर्स आर टू टाइप्स, पोलर, फर्स्ट वन इज पोलर एंड सेकंड वन इज एक्सियल। देखो पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, द वेक्टर विच हैव ए स्टेट पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैं आपको बोलूं एक पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, तो आप ऐसे बना दोगे 10 मीटर, ये पोलर वेक्टर में आएगा। एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो आप ऐसे बना दोगे। एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो आप ऐसे बना दोगे। ये पोलर वेक्टर में आते हैं जिसका कोई ना कोई इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, तो एक्सियल वेक्टर को आप ऐसे समझो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि जो फैन है हमारा, फैन पे टॉर्क लगता है। जैसे अगर मुझे कोई चीज को रोटेट करना है तो मुझे उसके ऊपर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और उन दोनों अब देखो मैं आपको बोल दूं कि एक फोर्स मैंने इधर लगाया, एक फोर्स मैंने इधर लगाया, तो ये दो, इस चौक के ऊपर मैंने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, तो ये भी 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है, बट ये रोटेट नहीं करेगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इस चौक के ऊपर एक फोर्स इधर लगाता हूँ आपकी तरफ ऐसे, और एक फोर्स लगाता हूँ मेरी तरफ, तो ये रोटेट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस इज द कंडीशन ऑफ टॉर्क। रोटेट करने के लिए टॉर्क होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। तो अगर मुझे किसी चीज को रोटेट करना है तो मुझे उसके ऊपर टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब टॉर्क वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, वो जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। अब जैसे मैं आपको बोलूं कोई चीज ऐसे घूम रही है, ये हमारी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन या तो ऊपर आएगी जेड एक्सिस की, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, या नीचे जाएगी माइनस नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। ये एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई आर्म, ठीक है। अब जैसे फैन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताइए, तो या तो वो पॉजिटिव जेड में होगा या वो नेगेटिव जेड में होगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है तो वो जो मोशन है वो 2 डायमेंशन मोशन होता है। क्यों, क्योंकि अभी ये पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर, तो इसका जो x है वो तो इतना है और y इतना है। फिर पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो x इतना हुआ, y इतना हुआ, ठीक है। तो ये x और y एक प्लेन बनता है, ठीक है। तो ये xy प्लेन में रोटेट कर रहा है, बट जब इसकी हम डायरेक्शन निकालेंगे तो वो z प्लेन में आएगी, या तो पॉजिटिव z में या नेगेटिव z में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो आपको यहाँ तक इस वीडियो को अच्छे से करना है, उसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।